ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमनाथ, सोमदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से ले जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग ग्रह पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से हम पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम जिसका नाम है, जिसमें नक्षत्र यानी सितारे करते काम है। जी हाँ, आज चंद्रमा के गोचर के अनुसार, चूंकि चंद्रमा का गोचर हमेशा आज के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में होता है, इसलिए चंद्रमा के गोचर के अनुसार आज कैसा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तारामंडल का मुख्य सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों की शुभता अशुभता, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह दशा अंतर्दशा का फल और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभकारी अशुभकारी हो सकते हैं, या अग्रिम रूप से हम जानकर योजनाबद्ध तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, यह हमारे लिए काफी उपयोगी है विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रबलम जिसका नाम है, जिसमें राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यानी चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हों उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, चूंकि कर्म और समय का सटीक मिलन ही मुहूर्त होता है और चौघड़िया हमें शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, बताता है कौन से कार्य के शुभ और अशुभ समय है। यह काफी उपयोगी है और इसकी उपयोग, चूंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसे शुभता चाहते हैं, इसलिए हमारे दैनिक जीवन के लिए से लेकर विशेष कार्यों के लिए यह काफी उपयोगी होता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा और अंतिम भाग, जब हम जन्म लेते हैं तो सांस हमारी उसी समय कार्य करना शुरू करती है और साथ ही साथ हम नहीं जानते, लेकिन अंक जो ईश्वर हमें प्रदान करते हैं उपहार के रूप में, जन्मतिथि के रूप में, वह कार्य करने लगता है और फिर कुछ जीवन में कुछ अंकों को हम सृजित कर लाते हैं। ये सभी अंक 1 से 9 तक विभिन्न रूप से सकारात्मक और नकारात्मक फल देते हैं और हम अंकों को पहचानते नहीं, जानने का प्रयास नहीं करते। यह प्रस्तुति इसी इसी उद्देश्य से है कि आप अंकों को जानें, हम सब अपने अपने अंकों को जानें, कौन से सकारात्मक और कौन से नकारात्मक हैं। अंकों का उसे उन्हें सही से रूप से जानकर, उन्हें पहचान कर, उनका सही ढंग से समझकर, उनका उपयोग करके जीवन में शुभता लाए और अशुभ अंकों से दूर रहे। साथ ही साथ, क्योंकि अंक निरंतर कार्य करते रहते हैं, साथ ही साथ ये अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोलते हैं, ये सभी इसी प्रस्तुति में। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि पांचों भाग आपके लिए जो हम संजो कर ला रहे हैं, संकलित करके ला रहे हैं, इसे उपयोगी बनाकर ला रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ, और पंचांग में जाने के पूर्व आपसे अनुरोध करते हैं, यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु पंचांग के 5 अंग हमारे लिए कितने शुभकारी हैं यह शायद हम नहीं जानते। तिथि श्री प्रदान करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में व्यतीत करने वाला, नक्षत्रों से पापों का नाश,
योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव प्रातः उठते ही पंचांग का हमें स्मरण करके इन पांचों अंगों को जागृत करना चाहिए। और इसका स्मरण करने का सबसे आसान तरीका उत्तम यह श्लोक है। जी हाँ, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्र हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। अतः प्रातः उठते ही प्रतिदिन हम पंचांग का स्मरण करें और स्मरण करने के बाद जो पुराणों में लिखा है कि पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, इसका लाभ उठाएं। और गंगा का तात्पर्य जलीय राशियों से है। जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे जलीय ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, साथ ही साथ हमारे शरीर के जलीय तत्व जो 70% से ज्यादा है, ये सभी शुभ प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांग की महत्ता यही समाप्त नहीं हो जाती। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को समझते हुए, जीवन में भूमिका को समझते हुए, आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हों और अपने जीवन में शुभता लाएं। उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी होंगे। तो चलिए प्रस्तुति के पहले भाग में चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की, श्री राम के का नामोच्चारण करते चलते हैं, ताकि श्री राम का नामोच्चारण करते चलते हैं और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 13 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:29 पर, सूर्यास्त 6:11 पर। आज का दिशा शोध पूरब है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुखता लाए। पंचांग के पांचों अंक, जी हाँ, सनराइज एट 5:29 AM, सनसेट एट 6:11 PM, ये हम भूल गए थे, सॉरी। और इसके साथ ही पंचांग के पांचों अंक, वार सोमवार, तिथि देर रात्रि 1:08 तक एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। आज एकादशी व्रत भी है। नक्षत्र अपराह्न 4:03 तक धनिष्ठा, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद। और आज का दिन की शुरुआत धनिष्ठा के तीसरे पद से, जो प्रातः 9:55 तक रहता है। चौथा पद अपराह्न 4:03 तक आरंभ होता है। शतभिषा नक्षत्र का पहला पद रात्रि के 10:08 तक, दूसरा पद कल भोर में 4:10 तक और तीसरा पद कल दिन में सूर्योदय के बाद 10:09 तक। योग संध्या 5:17 तक शुभ, उसके बाद शुक्ल। करण अपराह्न 1:18 तक बौ, तत्पश्चात देर रात्रि 1:08 तक बालव और फिर कौलव। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है, क्योंकि इसकी उपयोगिता रुद्राभिषेक में काफी है। भोलेनाथ का वास आज जब तक एकादशी थी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ एकादशी व्रत एकादशी है, तिथि है, तब तक कैलाश पर्वत पर है। द्वादशी तिथि होता है, वृषारूढ़ होते हैं, अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। यानी आज और कल रुद्राभिषेक के लिए काफी उपयोगी समय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। चलते हैं ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ और अशुभ मुहूर्त होते हैं, और महत्वपूर्ण मुहूर्त में जो भगवत गीता का यह कुछ पंक्तियां आपके लिए। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम
हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त का चुनाव। और मुहूर्त क्या है? समय और कर्म का सटीक मिलन है। चलिए मुहूर्त में चलते हैं। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:16 दिन तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:10 से 6:33 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:12 तक। मध्य रात्रि 0:12 तक रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:04 से 8:40 प्रातः तक। गुलिक काल अपराह्न 1:25 से 3:01 अपराह्न तक। यमगंड दिन के 10:15 से 11:50 दिन तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 11:16 से मध्य रात्रि 0:52 तक। और आज भद्रा गणमूल पंचक आदि नहीं है। ये तो इस तरह से हमारा महत्वपूर्ण और शुभ मुहूर्त ये रहा। और आपको अब ले चलते हैं आप ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर। जी हाँ, चंद्रदेव राशि परिवर्तन किए हैं, कुंभ राशि में आए हैं और इसलिए अंश के अनुसार ये कमजोर है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था में है, अंश के अनुसार कमजोर है। बुध देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, अंश के अनुसार अभी कमजोर अवस्था में है। और इस प्रकार मित्र राशि में 3 राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह है, अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, शनि की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, सम नक्षत्र में 4 ग्रह हैं और अपने नक्षत्र में 5 ग्रह हैं, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। ये 5 ग्रह अपने ही नक्षत्र में। इस प्रकार कहा जाए तो बृहस्पति देव और शनि देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। और कल 14/4 को 9:38 पर सूर्योदय, सूर्यदेव प्रातः 9:38 पर सूर्यदेव मीन राशि से मेष राशि में आएंगे, जहां उच्च के होंगे और यहां ये इनके राशि परिवर्तन होगा। बुध देव कर ही चुके हैं और आज किसी ग्रह का अन्य ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में आपका स्वागत। जाने के पूर्व हम आज बता दें कि आज वरुणिनी एकादशी का त्योहार। वरुणिनी एकादशी आज 13/4/2026 1:16 से आरंभ हो चुका है और आज देर रात्रि 1:08 तक देर रात्रि, वहीं पारण कल प्रातः 6:54 से 8:01 तक। ये रहा वरुणिनी एकादशी पर छोटी सी प्रस्तुति। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। तारा बलम इसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है। चंद्रमा के गोचर से संबंध यह प्रस्तुति है। तारा बलम जिसमें चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, आज के नक्षत्र के संबंध में यह चर्चा है। आज के नक्षत्र क्या फल देंगे? विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आपके पास तारा बलम की जो सारणी है, इसमें नक्षत्रों के नाम तारा बलम के उप सामने जो रखे हैं वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह बताता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में हमारा जन्म कुंडली में, यानी हमारा नक्षत्र किस जन्म नक्षत्र में कौन सा है, और हम इसको चिन्हित करते हैं। चिन्हित करके हम हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं अपने नक्षत्रों को लेकर के सामने, और जहां भी वर्टिकली नक्षत्रों को आज का नक्षत्र का गोचर, ये दोनों लाइनें जहां मिलती हैं
वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम आज मिल सकते हैं विभिन्न जातकों के लिए। जब भी जाज का तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, मित्र, नैधनी, मित्र याति मित्र में हो सकता है। संपत, क्षेम, साधक, मित्र याति मित्र में हो तो वह शुभता की तरफ इशारा करता है। वहीं यदि आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैधन्य में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है। शुभता की स्थिति में दैनिक कार्यों में करते हुए नए कार्यों को का आरंभ हम कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में नए दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से रोकने की सलाह दी जाती है। ये तारा बलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति का मुख्य मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किसके फल, कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे और कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे। इसके लिए सभी नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है, सारणीबद्ध की जाती है, 3 श्रेणियों में उन्हें रखा जाता है। 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर उन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है, 1 से 9 तक, 10 से 18, तीसरा 19वां से 27वां। और ग्रहों को दशा के क्रम में रखा जाता है। जी हाँ, ग्रहों को 10 महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और इन्हें इस श्रेणी में रखकर ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। पहला ग्रह केतु देव बनते हैं और केतु देव को मिलता है पहला ग्रह, यानी पहला नक्षत्र, पहला 10वां 19वां, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिलता है। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को मिलता है। और इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक हम जाते हैं और बुध को मिलता है 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व। और यह सारणी इस प्रकार बनती है। यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे सहेज कर रख सकते हैं। यह किसी सभी के लिए पूरे जीवन भर के लिए उपयोगी हो सकता है। अब हम इस सारणी में से चिन्हित करते हैं हमारा जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र जो महत्वपूर्ण होता है और वह जन्म नक्षत्र जो होता है उसके स्वामी जो सबसे ऊपर में है उनको उन्हें हम चिन्हित करते हैं। यह हमारा पहला ग्रह बनता है और हमारी जीवन की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है, इस यहीं पर आरंभ होती है। इसलिए पहला ग्रह इसे हम चिन्हित करते हैं। यह ग्रह, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे जीवन यात्रा का ग्रह होता है। और ठीक जो पहला ग्रह होता है उसके पिछले ग्रह में हम जाकर वहीं तक की गणना करते हैं। पहला ग्रह जो होता है वह हमारे इस जो ग्रह बनता है इस जिससे जिसके जिस ग्रह के जो मेरा पहला ग्रह जीवन जन्म ग्रह बनता है उसी जन्म ग्रह से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है। और दूसरी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, उसी अंतर दशा महादशा में जन्म होता है। और पिछले जन्म में भी इसी महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। यह हम इस प्रस्तुति से देखते हैं। जब भी जन्म कुंडली को देखें तो जन्म कुंडली में बिंबसूत्री दशा को देखें, वहां स्पष्ट होगा हमारा पिछले जन्म में से कितना हम पिछले जन्म में इस दशा का फल भोग चुके हैं और कितना भोगना बाकी है। इसके लिए आप देखें आज का एक उदाहरण लेते हैं। इस जातक का जन्म, ये 11 अप्रैल का ही चार्ट है। इसमें जातक जो का जन्म जो हुआ है वह मकर राशि में जन्म हुआ है जातक का। मकर राशि में चंद्रमा उस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं और सूर्यदेव की दशा अवधि 6 वर्ष होती है, जिसमें से जातक पिछले जन्म में 4 वर्ष 15 दिन भोग चुके हैं और 1 वर्ष 11 महीना 15 दिन अभी भोगने हैं इस जन्म में। इसलिए जिस महादशा में हमारी पिछले जन्म में मृत्यु हुई होती है और उसी महादशा में हमारा जन्म भी होता है। और इसी कारणवश पहला ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है और पहला ग्रह पीड़ादायक होते हैं और वहां से गणना आरंभ होती है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं ये शुभ फलदायी होते हैं।
पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं ये अशुभ फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं। और जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है शुभता और अशुभता के संदर्भ में, वही यह मात्रा, उनका परिमाण बढ़ता है। इस प्रकार हम अग्रिम रूप से पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों की स्थिति हम जान सकते हैं। और जब ग्रह की स्थिति जान सकते हैं तो कौन से दशा अंतरदशा का फल शुभ होगा, क्योंकि दशा अवधि हम पिछले चार्ट में आपको बताया है, और दशा अवधि विंशोत्तरी दशा से स्पष्ट होती है कौन कौन सी अवधि रहेगी। और इससे पूरे जीवन काल का नक्शा हम बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं, कब हमारे शुभ समय आएंगे, कब हमारे लिए चुनौती भरे समय आएंगे, और मानसिक रूप से चुनौती के लिए भी तैयार होते हैं और योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित करते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह ये शुभकारी होते हैं। शुभकारी ग्रहों के ये जो स्थिति होती है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवां, इन ग्रहों से हम ज्यादा कर्म करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम सावधान रह सकते हैं। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, शुभ नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक होंगे। यह और इसलिए अग्रिम रूप से हम जान सकते हैं कौन से व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी होगा, कौन से व्यक्ति हमारे लिए पीड़ादायक होगा, कौन से व्यक्ति हमारे लिए चुनौती भरा होगा। और यह सभी अग्रिम रूप से जानते हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, परिवार का हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, समाज का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो। और ये सभी जब अग्रिम रूप से जान सकते हैं तो उसमें शुभता हम ज्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये इसी यही यही वजह है कि नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम इसी इसी उद्देश्य से इसकी शुभता को हम देखते हुए, हम इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम अलग से वीडियो भी पोस्ट कर बनाए हैं नवतारा चक्र पद्धति पर। और नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है। इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान, भाई हनुमान की कुंडली की भी चर्चा की है। आप उसे देखें, ज्ञान अर्जन करें और इसका सही उपयोग अपने पूरे जीवन काल में करें। वापस हम चलते हैं ताराबलम पर। आज का ताराबलम क्या कहता है? आज का चंद्रमा कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? तो आज का चंद्रमा आरंभ होते हैं श्रविष्ठा नक्षत्र से। रात अपराह्न 4:03 तक ये श्रविष्ठा नक्षत्र में रहते हैं, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में जाते हैं। और आज का दिन जो चुनौती भरा दिन हो सकता है वह पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जातकों के लिए, और साथ ही साथ जो उत्तरायण समय होगा वह श्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है और इन जातकों के लिए। वहीं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में जन्मे नक्षत्र के लिए जातक के लिए दोनों दोनों पल जो होंगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये दोनों शुभकारी है। इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग तीसरा भाग चंद्रमा के राशि से संबंध है। और चंद्रमा का राशि से संबंध का तात्पर्य, आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे और इसके अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना है। आज राशि परिवर्तन नहीं है, और इसलिए कुंभ राशि में जब चंद्रमा है तो संकेत मिल रहे हैं मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए आज शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। इसी के साथ हम आपको ले आए चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, काफी उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो पोस्ट करके रखा है। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो शुभता उसमें की अपेक्षा करते हैं, और चौघड़िया हमें बताता है कि कौन सा शुभ और अशुभ काल है। जी हाँ, मुहूर्त ज्योतिष है ये। और मुहूर्त होता क्या है? मुहूर्त, जैसा गीता में भी लिखा है कि हमारा कर्म हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है, और सही मुहूर्त में किया गया कार्य हमारे जो कार्य की पहली सफलता की निशानी है। वहीं मुहूर्त समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन है। तो इस प्रकार ग्रहों के चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, और चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए चलिए संक्षेप में चर्चा करते हैं। वैसे YouTube पर हमने अलग से वीडियो करके रखा है। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु
सप्ताह के दिन साथ ही होते हैं, साथ ही सप्ताह के दिन होते हैं, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। आठवां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का हो या रात का हो। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। और साप्ताहिक दिन के शासक अलग अलग 7 ग्रह होते हैं, और जिन्हें विभिन्न कार्य, विभिन्न, ये इनकी उपयोगिता, इनका अधिकृत कार्य भिन्न भिन्न है, और इनके क्षेत्र, कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, जिसमें ये काफी उपयोगी होते हैं। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता, चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासित ग्रहों से और उनके द्वारा निमित्त अधिकृत कार्यों से भी होता है, और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। 3 चौघड़िया ऐसे होते हैं जो कि आमतौर पर अशुभ होते हैं, जैसे सूर्य का चौघड़िया, उद्वेग चौघड़िया जो रविवार को होता है, आमतौर पर अशुभ होता है लेकिन सरकारी कार्य के लिए शुभ है। वहीं काल चौघड़िया शनिवार का पापी ग्रह है, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु शनि कर्म के देवता है, शनि न्याय के देवता है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक है। मंगल का चौघड़िया, मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए इसमें, किंतु मंगल देव शत्रुहंता के होते हैं, इसलिए युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए यह काफी उपयुक्त है। और आज के संदर्भ में हर व्यक्ति, हर वर्ग कुछ न कुछ परेशानियों से, शत्रुओं से, उनके हर के शत्रु अलग अलग हो सकते हैं, शत्रुओं से परेशान है, और उन्हें शत्रु को पराजित करना जरूरी है। विद्यार्थी के लिए कंपटीशन के प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी पेशा वाले के लिए प्रमोशन में कंपटीशंस, व्यवसाय करने के लिए व्यवसाय में कंपटीशन, यहां तक कि हम खुद शरीर में योग रोगों से जो लड़ने की क्षमता है, ये सारी, यह सब में मंगल देव का शुभ कार्य होते हैं। इस प्रकार आठों चौघड़िया हमारे लिए उपयोगी है। सातों चौघड़िया का संबंध सभी कार्यों से होता है। जब भी हम कोई चौघड़िया देखें तो शुभ और अशुभ काल जरूर देख लें, और यह सुनिश्चित कर लें कहीं वह अशुभ काल से तो ग्रसित नहीं है, क्योंकि दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है, राहु काल, काल बेला और वार बेला। वहीं रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते हुए, किताबों के आधार पर नहीं, किताब में भी ऐसा हम कुछ नहीं देखें, लेकिन अनुभव के आधार पर जो जो हमने अनुसंधान किया है अपने प्रस्तुतियों को, तो उसने यह पाया है कि सूर्य देव का प्रभुत्व होता है दिन में, दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व, और शनि देव सूर्य देव से नाराज, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल चौघड़िया से ग्रसित रहता है, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होता है। वहीं रात्रि का चौघड़िया, रात्रि चंद्रदेव का प्रभुत्व, बुध देव उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार जो ये चौघड़िया है, इनकी शुभ अशुभताएं हैं, ये परमानेंट है। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया है, जो कि आपसे साझा कर रहे हैं। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का दिन सोमवार का दिन है। अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ है, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त है। लेकिन काल चौघड़िया जो 7:04 से 8:40 तक है, वह काल बेला से तो ग्रसित है ही है, साथ साथ राहु काल से भी ग्रसित है। लाभ चौघड़िया जो अपराह्न 3:01 से 4:36 तक है, अपराह्न में वह वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया, जैसा हमने अनुसंधान में बताया पाया है, लाभ चौघड़िया रात्रि के 10:25 से 11:50 तक प्रति रात जैसे रहता है, समय बदल सकते हैं, लेकिन लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर छोटी प्रस्तुति। हम ले चलते हैं अब आपको अंतिम भाग में, अंकों की दुनिया में। हम जब सांस लेते हैं और जब जन्म लेते हैं तो सांस लेना आरंभ करते हैं, और उसी समय ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो जन्म तिथि के रूप में होता है वह कार्य करना आरंभ करता है, और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते। और जब हमारे जीवन में 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह जब भी आता है, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। 1 से 9 तक अंक। 5वां अंक देखें, ये 5 अंक, जी हाँ, ये 5वां अंक काफी मजबूत स्थिति में होते हैं, ये काफी संतुलित होते हैं।
क्योंकि अपने से पूर्व ये मध्य के अंक होते हैं, अपने से पूर्व आने वाले अंकों को, बाद में आने वाले अंकों को यह संतुलित करके रखते हैं। ये अंक 1 से 9 तक जो हैं, 9 विभिन्न ग्रहों से शासित होते हैं, और ये 9 ग्रह के विभिन्न अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण तत्व होते हैं, जो कि इन अंकों में भी समाहित होते हैं। इसलिए इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है, इनके गुणों, तत्वों और ऊर्जा के आधार पर। 1 को सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल शासित करते हैं। और 1 को नाम से जो पुकारा जाता है, राजा से, सरकार से, नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, पिता से आदि से। 2 को रानी से, पार्टनर से, रानी से, पार्टनर से और माता से। 3 को गुरु से, सलाहकार से, बुजुर्गों से। 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों को। 5 को राजकुमार से, मौसी, बुद्ध, बुआ, बेटी आदि से। 6 को शुक्र मंत्री से, सलाहकार से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, पुरुष के लिए पत्नी से। 7 को धर्मगुरु से, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास जिन्हें हो उनसे। 9 हम 8 अधीनस्थ से, यानी समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर और न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर से तथा भाई से। तो ये रहे अंकों को कैसे जाना जाता है अंकों की दुनिया में। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर, जो हमने कहा आरंभ में, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं जो बदलते नहीं हैं। हमने कोई एक जन्म तिथि ली है गूगल से, किसी प्रख्यात व्यक्ति का, और यह उस उदय से शैक्षणिक है। अब आप ये देखें, ये दिन का जन्म तिथि जो होता है, जन्म तिथि में जो उपहार के रूप में मिलते हैं वो तिथि, माह और वर्ष के रूप में मिलते हैं। तिथि और माह 1 अंक का हो सकता है या 2 अंकों का हो सकता है, वहीं वर्ष 4 अंकों का। वर्ष 4 अंकों का। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं। जी हाँ, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर यह भाग्यांक होता है। यह भाग्यांक होता है। और इसे हम, इसकी चर्चा हमने कल भी की है, कल की प्रस्तुति भी से भी देख सकते हैं। आज का 13 तारीख है, 13 तारीख का डेटा हमें नहीं मिल पाया, इसलिए हम 12 तारीख को ही लेकर चल रहे हैं। इसमें तिथि हमारा मूलांक होता है, ड्राइवर होता है, और तिथि, माह और वर्ष मिलकर भाग्यांक होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। ये ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रुवत होना हमारे लिए खतरनाक होता है। जिस तरह दैनिक जीवन में बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो गए तो वह खतरनाक होता है। तो इसलिए ये जो तिथि है, ये जो मूलांक और भाग्यांक है, यह काफी महत्वपूर्ण है, और इसी की धुरी पर पूरी जीवन में हम पूरा अंक ज्योतिष घूमता है। तिथि माह अगर शत्रुवत हो गए तो इन्हें मित्रवत करना होता है किसी अंक से जो इनके दोनों के मित्र हों। तब ये सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे हम एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहते हैं। एंजल नंबर 1 अंक और मिलता है, जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, वर्ष से निकलता है। वर्ष के अंकों को एक अंक में जोड़कर तथा उसे हम पुरुष के लिए 11 से घटाते हैं, 11 से घटाते हैं उसे, और महिला के लिए उसमें 4 जोड़ते हैं। तो इन जातक का मूलांक 3, भाग्यांक 6, ड्राइवर 3, कंडक्टर 6 और एंजल नंबर 3 होता है। अब हमें देखना है कि यदि मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रुवत हैं तो इन्हें मित्रवत कैसे किया जाए। जी हाँ, इन्हें मित्रवत कैसे किया जाए। मित्रवत करने के लिए कौन से अंक लाएंगे। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कौन से अंक अनुपलब्ध हैं और कौन से अंक लाए जा सकते हैं। अनुपलब्ध अंक होने से उसकी ग्रहों की तत्व, ऊर्जा और गुण हमें कमी पाई जाती है। वहीं अधिक 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त होने पर यह नुकसानदायक होता है। वहीं कोई अंक ऐसे होते हैं 3 बार से ज्यादा न प्रयुक्त हो, उन अंकों को हम प्रयोग में लाते हैं। तो वह स्रोत कौन सा होगा, इसके लिए अंक जो है, कौन कौन से अंक हम प्रयुक्त होते हैं। तो जातक का देखें 5 और 8 मिसिंग अंक है। इसकी चर्चा हमने कल भी प्रस्तुति में की है। 5 और 8
इनका मिसिंग अंक है। और इसी 5 8 को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। साथ साथ 9 और 3 1 इनके 2 बार आ चुके हैं, तीसरा बार आने आने से अशुद्धता बढ़ेगी। 4 2 7 6 एक बार आ चुके हैं, इसे एक बार और प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सोर्स कौन सा होगा? जैसा हम प्रतिदिन कहते आए हैं, नामांक सोर्स होता है। और नाम में आप आश्चर्यचकित होंगे, नाम में का सोर्स बनने के लिए आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है। जी हाँ, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। और इन्हीं अक्षर जो नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से बदलकर और तब इसकी गणना की जाती है। और यह गणना ही हमारे लिए उप ये होती है। आज कल जिनकी जन्मतिथि थी, जो डेटा हमने लिया है, उनका गुप्ता का है। इनका मूलांक नाम का पहला अक्षर 6 होता है और नामांक 7 पर जाता है। साथ साथ वॉवेल कॉन्सोनेंट का भी आपस में आप संबंध अच्छा है, वो भी संबंध देते हैं, कार्य करते हैं। वॉवेल ज्यादा होने पर शुभकारी होता है। इसलिए अंक विभिन्न रूप में कार्य करते हैं। नाम का पहला अक्षर काफी उपयोगी होता है और यह हमारे मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नाम का जो पहला अक्षर होता है काफी ऊर्जावान होता है। अब हम दो अंकों को के दुश्मन अंकों को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9, 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। इस प्रकार यदि देखें, 3 और 6 आपस में शत्रुवत हैं, यानी जातक इस जातिका का जिसका जन्म तिथि हमने लिया है, मूलांक और भाग्यांक दोनों शत्रुवत हैं। इसलिए इनको ऐसे अंक का प्रयोग करना जरूरी है जो दोनों के मित्र हों। और वह अंक हो सकता है 1 1 तथा 5। इसलिए यह काफी उपयोगी है। तो 1 और 8, 1 और 5। अब इन अंकों को यदि देखा जाए तो कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। ये होते हैं 4 7 8 9। जी हाँ, 4 7 8 9 ये अपने के ही शत्रु होते हैं। इसलिए इन्हें इनसे सावधानी रखनी है। इनका अधिक उपयोग करने में, रिपीटेशन करने में पूरे जीवन काल में। आपके समक्ष हमने नाम हर अंक का जो शत्रु अक्षर है वह भी सूचीबद्ध करके रखा है आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए। इस प्रकार प्रत्येक अंक कार्य करते हैं, यह हमने देखा। वर्षफल जानने के लिए जो जन्म तिथि होती है, जैसा हमने कल भी चर्चा किया था, जन्म तिथि जो होती है उसमें से वर्ष के फल को निकाल देते हैं और जो अंक होता है वही वर्ष के अंक को निकालकर वर्तमान और वह अंक को रखते हैं और जो अंक होता है वही आज का इनके लिए प्रतिफल होता है। इनका मूलांक रनिंग एज 2 है और आज का उनका अंक जो आ रहा है, वर्ष का अंक, वह 8 आ रहा है। 2 8 आपस में शत्रुवत है, किंतु एक इनका 3 और 8 शत्रुवत नहीं है। साथ ही साथ इनका जो 6 8 है वह भी शत्रुवत नहीं है। इसलिए कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, सावधानी जरूरी है। यह हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब चलिए अब देखते हैं आज के अंक क्या बोलते हैं। आज का अंक 9 है। जी हाँ, 9 का अंक आज का है। और 9 का अंक आप देखें, 9 का अंक जो है यह किसी केवल एक नंबर के साथ शत्रुवत है, यानी सेनापति सरकार से, राजा से ये केवल सरोकार रखते हैं और किसी से नहीं। इसलिए 9 अंक अपने के भी शत्रु हैं। एक सेनापति दूसरे सेनापति को नहीं देख सकता। इसलिए 1 10 19 28 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज दिन उत्तम रहेंगे, अति उत्तम नहीं रहेंगे, क्योंकि सेनापति को खतरा भी है, राजा को खतरा भी है तो सेनापति से है, वहीं सेनापति को खतरा है तो राजा से ही। इसलिए राजा और सेनापति दोनों मित्रवत जरूर रहते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहते हैं। इसलिए कभी भी राजा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मित्र ये सैनिक सेनापति के साथ नहीं रहते। तो एक के अति उत्तम। और 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक, 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज दिन साधारण, शेष अंकों के लिए आज दिन उत्तम नहीं होंगे। सावधानी जरूरी है। 4 7 और 9 तारीख को जन्मे जातक, यानी 4 13 22 31, 7 16 25, 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यह अति शत्रु है। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी।
और यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। जी हाँ, आपका सुझाव हमारे सराखों पर, यदि कोई प्रस्तुति को बेहतरीन बनाने का सुझाव आपके मन में आया है कि हम इस रूप से प्रस्तुति को बेहतर बना सकते हैं, एक सुझाव हमारे पास आया है कि प्रस्तुति को और छोटा करने का हम प्रयासरत हैं। कुछ चीजें हम इसमें से हटाएं, जो रिपीटेशन होते हैं प्रतिदिन, उसे हटाने का सुझाव आया है। जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको अलग पोस्ट करके और तभी से हटा देंगे, ताकि वो छोटा हो सकता है। कुछ और आप सुझाव दें हमारे सलाखों पर, हम प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ ही आज के दिवस के ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव, सोमदेव, देवादिदेव भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय देव देवाधिदेव भोलेनाथ।